हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल द सी एम अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके बारे में आज हम कुछ बातें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, इंट्रोडक्शन इस एक्ट के बारे में, बिकॉज हर एक्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हमें पता होना ज़रूरी है। तो ये एक्ट क्या कहता है? इट इज़ एन एक्ट to define and amend the law relating to promissory note and bill of exchange and check। तो एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट बोलता है कि बेसिकली प्रोमिसरी नोट के बारे में इसमें इंक्लूड होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड होता है एंड चेक। ये तीन चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो इसमें क्या रहता है, कोई लॉ रिलेटिंग कुछ भी है तो प्रोमिसरी नोट आएगा, कोई भी अमेंडमेंट होगा, डिफाइन एंड अमेंड कोई भी लॉ में होगा तो वो प्रोमिसरी नोट में आएगा अमेंडमेंट, या बिल ऑफ एक्सचेंज में या चेक में। तीनों का सेक्शन सीरीज वाइज है। क्या? प्रोमिसरी नोट का सेक्शन है 4, बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन है 5 एंड चेक का सेक्शन है 6। नाउ नेक्स्ट, the purpose of this act is to present an orderly and authoritative statement of leading rules of law relating to negotiable instrument। the word of negotiation। अब हमें जानना है कि negotiation का मतलब क्या है, बिकॉज negotiation हम बहुत सुनते हैं और हमें पता होना चाहिए कि negotiation का मतलब क्या है। negotiation का मतलब है, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है नेगोज विच मीन बिजनेस। इसका क्या मतलब होता है? बिजनेस, विच मीन बिजनेस। नेगोज जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वो बिजनेस होता है, तो नेगोशिएशन मतलब क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है जिसका नेगोज बोलते हैं और उसका मतलब होता है बिजनेस। 1 मार्क्स का MCQ में पूछेगा। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो ये पक्का पूछेगा कि नेगोशिएशन का दूसरा नाम क्या है, नेगोज को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखने का बिजनेस पे टिक कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्ट अप्लीकेबल कब हुआ, ये एक्ट अप्लाई कब हुआ, ये सब हमें जानना है। तो अप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, अप्लीकेबिलिटी क्या है? यह होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में लगता है, सेकेंड थिंग, ये एक्ट आया कब, केम इन टू फोर्स कब आया? तो 1 मार्च 1882 में ये एक्ट आया 1982 में, लेकिन लागू कब से हो रहा है? 1981 से। एक्ट तो बन गया था पहले ही, लेकिन अब लागू कब से हुआ? 1882 से। ठीक है, ये है। आगे हम समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ 2 नाम दिए गए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक नेगोशिएबल है और एक इंस्ट्रूमेंट है। एक नेगोशिएबल है, एक इंस्ट्रूमेंट, ये 2 नाम है। ठीक है, तो इसमें नेगोशिएबल का मतलब बताता है कि ट्रांसफ़र, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब बताता है रिटन डॉक्यूमेंट। पहला, नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफ़र, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ईजिली ट्रांसफरेबल हो सके उसे ही हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो ईजिली ट्रांसफरेबल हो सके उसे कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ डेफिनेशन से आने के पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एक्सक्लूड होता है। ठीक है, चलिए उसे हम बात कर लेते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है। ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं?
इसमें आता है हमारा प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट इसमें इसमें क्या आता है, प्रोमिसरी नोट जो सेक्शन 4 में इंक्लूड होता है। ये किस में आता है, नेगोशिएबल INI में। एक मिनट मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ। तो ये जो NIN है मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो क्या इसमें क्या आता है, इंक्लूड क्या होता है और एक्सक्लूड क्या होता है, ये हम बात करने वाले हैं। इसमें इंक्लूड होता है प्रोमिसरी नोट, इसमें इंक्लूड होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें इंक्लूड होता है चेक, ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है चेक। ये सेक्शन 4 में है, ये सेक्शन 5 में, ये सेक्शन 6 में है, ठीक है, ये सब इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड होते हैं, ठीक। एक्सक्लूड क्या क्या होता है, एक्सक्लूड क्या क्या होता है, इसमें एक्सक्लूड होता है हमारा ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, पोस्ट ऑफ हुंडी, हुंडी एक्सक्लूड होता है, पोस्ट ऑफिस मनी, पोस्ट ऑफिस जो मनी होता है वो एक्सक्लूड होता है, और करेंसी नोट, और करेंसी नोट। ये 4 चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूड होती हैं और ये जो 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं और ये 4 चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं इसके। डेफिनेशन क्या कहता है इस एक्ट का, इस एक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन अ प्रोमिसरी नोट जो सेक्शन 4 में है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो सेक्शन 5 में है, अ चेक इंक्लूडिंग डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा नोट जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं, क्या क्या, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये सब चीज़ें अगर इसमें आएंगी तो वो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नाउ आगे क्या है कि अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड बाय एंड पेबल टू, मेड एंड पेबल टू, किसको किसको पेबल करेंगे भाई, इसमें बोलता है 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति को भी हम पे कर सकते हैं। नेगोशिएबल मतलब मैंने बताया ना, जो ईजिली ट्रांसफरेबल हो, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, साथ में वो ईजिली ट्रांसफरेबल भी हो। अगर वो ईजिली ट्रांसफरेबल है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति को भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। 1 of 2 और 1 और सम और सेवरल पेई, मतलब इंडिविजुअल, सेवरल का मतलब होता है इंडिविजुअल, क्या होता है, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक, इंडिविजुअल, सेवरल मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। ना अगर अब बात है कि नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन पढ़ लिया, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फीचर्स। फीचर्स के बारे में क्या है, फीचर्स के बारे में क्या कहता है ये एक्ट। तो अभी हमने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है जिससे कि ईजिली ट्रांसफरेबल हो सके, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है कि नेगोशिएबल मस्ट बी इन रिटर्न डॉक्यूमेंट, नेगोशिएबल मस्ट बी इन रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट लिखा हुआ होना चाहिए, ना कि ओरली नहीं होना चाहिए कि हम बोल के समझा दें कि हाँ ये हमारा प्रोमिसरी नोट है, ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, ओरली बोल के कर रहे हैं, ठीक है, ओरली बोल के हम कर रहे हैं तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं,
अब आता है इट शुड बी साइंड बाय द मेकर और ड्रॉअर। मेकर और ड्रॉअर क्या है, जैसे कि मान लो मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मैंने एक चलो मैं आपको ड्रॉअर का और मेकर का मतलब समझाता हूँ एक एग्जांपल से चलो हम समझते हैं, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई है। वाई ने एक्स से गुड्स खरीदा है, ठीक है। तो इन्होंने एक्स ने क्या किया, इसको क्रेडिट में सेल कर दिया, ठीक है। सेल कर दिया क्रेडिट में, कितने रुपए का, 30,000 रुपये का मान लो, 30,000 रुपये का मान लो सेल कर दिया। एक्स ने वाई को 30,000 रुपये का उधार में माल सेल कर दिया, ठीक है। अब एक्स को क्या है, एक्स बोलता है कि भैया मुझे तुम पे ना भरोसा नहीं है। एक्स कहता है वाई से कि भैया मुझे तुम पे भरोसा नहीं है और मैं तुम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा, तुम्हारे लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा, ठीक है। BR लिखूंगा, ठीक है, BR लिखूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज तुम्हारे लिए बनाऊंगा, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो वाई कहता है ठीक है। तो वाई यहाँ पे क्या हो गया, वाई यहाँ पे हो गया ये ड्रॉवी, वाई यहाँ पे ड्रॉवी हो गया, और एक्स क्या हो गया हमारा, यह हो गया हमारा ड्रॉवर, ये हो गया हमारा ड्रॉवर, ठीक है। अगर एक्स ने लिखा बिल और इसने एक्सेप्ट कर लिया, किसने, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन जाएगा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर होता है और जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे ड्रॉवर और ड्रॉवी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू ऑन ऑर्डर टू पे। देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस एंड ऑर्डर टू पे। अब प्रॉमिस का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रॉमिस का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ये 500 रुपये दूंगा, तो ये प्रॉमिस हो गया। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा, तो ये प्रॉमिस कर दिया और मुझे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है प्रॉमिस। सेकेंड थिंग हम आता है ऑर्डर। ऑर्डर टू पे का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑर्डर टू पे का मतलब ये है कि किसी के बिहाफ पे, मतलब जो आपको मैं 500 रुपये दे रहा था, तो आपने कहा मुझे देने के बजाय आप इनको दे दो, मतलब आप एक्स हो और आपने कहा वाई को आप पैसे दे दो, मुझे मत दो, आप वाई को पैसे दे दो, तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो अब मुझे आपके बजाय वाई को पैसे देना पड़ेगा, तो ये कहलाता है प्रॉमिस और ऑर्डर में डिफरेंस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि प्रॉमिस और ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, ठीक है। प्रॉमिस समझ गया, ऑर्डर भी समझ गया। अब यहाँ पे आता है कि अनकंडीशनल का मतलब क्या है। अनकंडीशनल का मतलब है कि कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन कैसी, कंडीशन ऐसी है जैसे कि मान लो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैसे दूंगा, बट आफ्टर माई मैरिज, मेरी शादी होने के बाद मैं आपको पैसे दूंगा, मेरी शादी होने के बाद मैं आपको पैसे दूंगा, या फिर मैं एक अच्छी पोजीशन पर जाऊंगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो ये प्रॉमिस होता है। ऑर्डर पे भी अगर ऑर्डर जैसे समझाया मैंने आपको कि आपने कहा वाई को पैसे दे दो, तो मैंने वाई को दे दिया, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वाई को दोगे तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। वो होता है द प्रॉमिस और ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, ये डी वाला पॉइंट बोलता है। नेक्स्ट ई क्या बोलता है, इट मस्ट कॉल फॉर पेमेंट इन मनी और मनी ओनली। अगर जो भी हम पेमेंट करेंगे किसी भी कॉल में, वो सिर्फ पैसे और पैसे से ही होना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी और चीज़ से तो होना ही नहीं चाहिए, नथिंग, ओनली फॉर मनी एंड मनी, ठीक। नाउ नेक्स्ट, इट शुड बी कॉल फॉर पेमेंट ऑफ सर्टेन सम। लेकिन अगर हम जब भी पैसे देने के लिए इसको बोलेंगे तो कुछ अमाउंट जो है वो निश्चित होना चाहिए। निश्चित का मतलब, अब हम बोल रहे हैं कि हम आपको पैसे पे करेंगे, आई प्रॉमिस टू पे, बट कितना अमाउंट पे करेंगे ये इसमें मेंशन नहीं है, ये उसमें मेंशन नहीं है, तो हमें मेंशन भी करना पड़ेगा कितना अमाउंट आपको पे करना है, तो वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं सर्टेन सम ऑफ मनी। नाउ नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट मे बी पास इन 2 वेज, ठीक है। अब जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम 2 तरीक़ों से पास कर सकते हैं, मतलब आगे भेज सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट को हम 2 तरीक़ों से भेज सकते हैं।
फर्स्ट इज बाय डिलीवरी एंड सेकेंड इज बाय इंडोर्समेंट. फर्स्ट इज बाय डिलीवरी एंड सेकेंड थिंग बाय इंडोर्समेंट. नाउ अब इसमें डिलीवरी क्या है और हमारा इंडोर्समेंट क्या है. डिलीवरी और इंडोर्समेंट क्या है वो हम जान लेते हैं क्या क्या होता है. डिलीवरी हम बियरर इंस्ट्रूमेंट को भी कर सकते हैं. डिलीवरी हम बियरर इंस्ट्रूमेंट को भी कर सकते हैं. बियरर क्या होता है. देखो बियरर होता है, बियरर हमारा वो व्यक्ति होता है जिसको हमें पे करना होगा. बियरर जिसको हमें पे करना होगा वो कहलाता है बियरर. मतलब पेबल टू बियरर अलाउड. किसी को हमें पे करना है. लाइक एक चेक है. चलो मैं आपको चेक दिखाता हूँ. इस समय हम समझ रहे हैं पॉइंट एच. हम पॉइंट समझ रहे हैं. हम कौन सा पॉइंट समझ रहे हैं. पॉइंट एच. ये वाला पॉइंट समझ रहे हैं. पॉइंट एच. ठीक है. तो चलो आपको समझाता हूँ मैं. मान लो ये चेक है. ठीक है. यहाँ पे लिखा है डेट. ठीक. ये पे है. चेक पे ऐसे पे बना हुआ होता है. ये लाइन बनी हुई है यहाँ और यहाँ पे बियरर लिखा हुआ है. ठीक है. बाकी सब यहाँ पे लिखा पड़ा है. ठीक है. यहाँ पे साइन होता है. अब लिखा है कि यहाँ पे कंपनी किसी व्यक्ति का नाम लिखा है ABC. तो हम ABC को पे करेंगे या फिर उसके बियरर को पे करेंगे. ठीक है. तो यहाँ वो होता है बियरर. और बियरर क्या होता है. वो चेक में अलाउड होता है बियरर. बाकी किस में अलाउड नहीं होता बियरर किस में अलाउड नहीं होता. बियरर हमारा अलाउड नहीं होता प्रोमिसरी नोट में हमारा बियरर अलाउड नहीं होता. एंड और किसी में नहीं होता. बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारा बियरर अलाउड नहीं होता. क्यों नहीं अलाउड होता. बिकॉज RBI एक्ट बोलता है सेक्शन 31 RBI एक्ट बोलता है. सेक्शन 31 RBI एक्ट बोलता है कि ये हमारा जो है इनवैलिड माना जाएगा बियरर. बट चेक के केस में हमारा हो सकता है बियरर. ठीक है. हम जब चेक और प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से समझाऊंगा कि बियरर कौन होता है. बट अभी से मैंने आपको हल्का फुल्का समझा दिया. नाउ नेक्स्ट डिलीवरी कब होती है. जब हम चेक को बियरर करेंगे. ठीक है. बियरर इंस्ट्रूमेंट. नाउ शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको. जब मैं आपको बताया ना कि जब मैं आपको बताऊँगा प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझा दूँगा. नाउ नेक्स्ट अब क्या होता है इंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी. ये क्या होती है. इंडोर्समेंट और डिलीवरी मतलब दो तरह की होती है. एक ऑर्डर कर सकते हैं. ऑर्डर है मतलब मैंने जैसे आपको अभी एक एग्जांपल दिया. मैं एक्स को पे कर रहा हूँ. मैं आपको पे कर रहा हूँ. आपने कहा मेरे को पे करने के बजाय आप वाई को पे कर दो. ठीक है. तो ये ऑर्डर दे दिया आपने. वाई को पे कर दो. अब मुझे उसको पे करना पड़ेगा. तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया. नाउ नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट ये था मैंने आपको कि पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है. ऑर्डर करना है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें सेकेंड वाला. इसमें सेकेंड पॉइंट है कि ये मस्ट बी रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए और साइन होना चाहिए बाय होल्डर का. ठीक है. तो वो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कहलाई जाएगी. ठीक. अब आते हैं लास्ट पॉइंट. द कंसिडरेशन इज ऑल्सो प्रज्यूम्ड टू हैव बीन पास्ड. कंसिडरेशन जो है उसे हमें प्रज्यूम्ड एंड पास करना पड़ेगा. ओके. नाउ थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. फिर आगे मिलते रहेंगे. थैंक यू.